फाइनल अकाउंट, ये कोई भी बिजनेसमैन अपने अकाउंट प्रिपेयर करता है तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में उसको फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। और फाइनल अकाउंट क्यों बनाता है कोई भी बिजनेसमैन? ताकि ये पता चले कि उसको साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसके पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, किससे क्या देना है, क्या लेना है एंड ऑफ द ईयर। और इनकम टैक्स पर्पस से, टैक्स पर्पस वगैरह से भी, या लोन लेना है, तो हर चीज के लिए ये फाइनल अकाउंट यूज होता है। तो फाइनल अकाउंट सब जगह यूज होता है, इनकम टैक्स पर्पस, टैक्स के पर्पस से हो, चाहे वो उसको लोन वगैरह लेना हो कहीं से, उसके लिए भी हो, बिजनेस के लिए लोन लेना है तो भी फाइनल अकाउंट उसको अपने बताने पड़ते हैं कि भाई आप क्या कमा रहे हो, आपकी बिजनेस की क्या पोजीशन है हर साल की। तो ये सब फाइनल अकाउंट से पता चलता है। मेन यही चीज है जिससे ये पता चलता है कि हर साल वो कितना अर्न कर रहा है, कितना कमा रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फर्म प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है, वो इससे पता चल जाता है फाइनल अकाउंट से। अब फाइनल अकाउंट जो होता है, एक मिनट, ये जो फाइनल अकाउंट जो होता है ये किसके बेस पे बनता है? तो बिजनेसमैन साल भर अपना पहले जर्नल बनता है, जर्नल तो हर ट्रांजेक्शन पे बनता है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो इंस्पेक्टर वगैरह के एग्जाम में। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बेस पे बनता है लेजर, लेजर के बेस पे बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है ये फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जो बनता है वो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनता है। क्वेश्चन में अपने को ट्रायल बैलेंस दी रहती है और बोल देगा कि इसके बेस पे आप फाइनल अकाउंट बनाइए। तो फाइनल अकाउंट में तीन चीज होती है, ट्रेडिंग अकाउंट जिससे ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, यानी कि टोटल प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और इनकम प्लस माइनस करने के पहले का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, केवल उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस बस चार्ज किए हुए होते हैं। उसके बाद इनकम और खर्चे प्लस माइनस करने के बाद जो आखिरी में प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट फिर उसके कैपिटल में जुड़ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल में, उसकी कैपिटल बढ़ जाती है जितना प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाती है, तो प्रॉफिट जाके कैपिटल में प्लस माइनस हो जाता है। जो बैलेंस शीट जब बनाते हैं उसमें होता है वो सब एडजस्टमेंट। तो तीन चीज हुआ, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये तीन चीज फाइनल अकाउंट के अंदर बनती है। और ये आप लोगों के केवल कोर्स के हिसाब से भी नहीं है, ये तो आप लोगों को हमेशा आपके प्रोफेशन में भी यूज होने वाली चीज है फाइनल अकाउंट। अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यानी कि टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस, ये कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। इसमें केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो जो भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। आप कोई गुड्स खरीद के ला रहे हो और उसको लाने में कुछ खर्चा किया तो वो उसका डायरेक्ट खर्चा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग या परचेज करके अपने दुकान या गोडाउन में लाने तक के जो भी खर्चे, गुड्स को खरीद कर या मैन्युफैक्चरिंग करके अपने दुकान या गोडाउन में लाने तक के जो भी खर्चे हैं वो सब डायरेक्ट खर्चे। उसके बाद गुड्स को बेचने के लिए अब जो भी खर्चे करते हैं, दुकान में जो भी खर्चे होते हैं, बेचने के लिए जो भी खर्चे करोगे वो सब इनडायरेक्ट खर्चों में चले जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स, ये चीजें आती है। तो इसका डिटेल अपन अभी पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखना है। इसमें दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब डेबिट क्रेडिट आप लोग जर्नल एंट्री में पढ़े हो, इंस्पेक्टर वगैरह उस समय पढ़े होंगे आप लोग, बहुत टाइम हो गया है।
तो डेबिट और क्रेडिट, तो फाइनल अकाउंट में अभी अपन पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में भी दो कॉलम है, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेबिट साइड में भी दो कॉलम, एक पर्टिकुलर का और दूसरा अमाउंट। क्रेडिट साइड में भी दो कॉलम, एक पर्टिकुलर और अमाउंट। टोटल 4 कॉलम, दोनों साइड दो दो कॉलम, टोटल 4 कॉलम हुए। सबसे पहले मैं आपको डेबिट का बता रहा हूँ, डेबिट में क्या क्या चीजें आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। 4 चीजें तो कॉमन है ट्रेडिंग अकाउंट में, जो प्राय आता ही है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स, ये 4 चीजें तो कॉमन ही है। ये जैसे ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है क्रेडिट में, और ये डेबिट में परचेस और क्रेडिट में ये सेल्स। तो 4 चीजें तो कॉमन है इसमें, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स। उसके अलावा और क्या क्या चीजें आती है इसमें, उसको अपन रीड कर लेते हैं कि डेबिट में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले इसको बनाते हैं अपन। तो डेबिट में वैसे कुछ भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन ओपनिंग स्टॉक लिखना सबसे ठीक रहता है कि सबसे पहले हमेशा इसको बनाते समय डेबिट में आपको ओपनिंग स्टॉक और उसके बाद परचेस, ये दो चीजें पहले लिख लेनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए डेबिट ओपनिंग स्टॉक से, यदि दिया है तो। और मान लो कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट किया इसी साल, तो इसी साल कोई नया स्टार्ट किया है, तो ओपनिंग स्टॉक होगा क्या अनिल जी उसके बिजनेस में? नहीं होंगे सर। नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कब होगा? जब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वही तो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बनता है। पिछले साल मेरा कितना क्लोजिंग स्टॉक था, वही तो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो ओपनिंग स्टॉक वही होता है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। कभी भी दोनों अमाउंट अलग अलग नहीं हो सकती। मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वही इस साल के लिए ओपनिंग होता है, फिर इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल के लिए ओपनिंग होगा। तो वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के शुरू में हमारे पास दुकान में जो भी गुड्स पड़ा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक। जो लास्ट ईयर क्या कहलाया होगा, लास्ट ईयर क्या रहा होगा, वो क्लोजिंग स्टॉक। तो वर्ष के शुरू में हमारे पास जो भी स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक, और वर्ष के एंड में जिस दिन हम अपने अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को, उस डेट को हमारे पास दुकान में जो भी स्टॉक है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वैसे तो अपने को फाइनल अकाउंट में तो ये सब स्टॉक दिए रहते हैं। इसके बाद परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न यदि है तो माइनस कर दिया जाता है। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है कि आपने कोई गुड्स खरीदा था, उसमें से साल भर में कुछ गुड्स आपने रिटर्न भी किया। कभी कभी कोई गुड्स डैमेज है, ऑर्डर के अनुसार नहीं है, या रेट ज्यादा लगा के भेज दिया आपने, वापस रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है। जो भी परचेज रिटर्न किसी भी कारण से हो, अपने को तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहेगा कि इतना परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न का ही एक और नाम है, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो परचेज रिटर्न बोलो या रिटर्न आउटवर्ड बोलो, एक ही मतलब है, ये दोनों एक ही होता है। उसके बाद वेजेस, मजदूरी। क्वेश्चन में यदि वेजेस दिया है तो वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और वेजेज एंड सैलरी दिया है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन सैलरी केवल बस लिखा है, ओनली सैलरी, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, स्टाफ की जो सैलरी होती है। लेकिन क्वेश्चन में ओनली वेजेज वर्ड बोल दिया है, या वेजेज एंड सैलरी यानी वेजेज वर्ड पहले लिखा है, तो ये ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट हो जाता है। और क्वेश्चन में मान लीजिए सैलरी एंड वेजेज लिखा हो,
यहाँ पर वेजेज एंड सैलरी लिखा है, लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन में कभी सैलरी एंड वेजेज लिख दिया है, सैलरी वर्ड पहले उसके बाद लिख दिया वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाता है सैलरी एंड वेजेज लिखा हो तो, और वेजेज एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं वेजेज को, चाहे गुड्स को बनाने का वेजेज हो या गुड्स को लाने के लिए कोई मजदूरी दिए हो। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी वही चीज है कि अपन कहीं से गुड्स खरीद कर लाए, उसको लाने का भाड़ा। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय यानी चुंगी कर बोलते हैं इसको हिंदी में, जैसे कोई नाका वगैरह लगता है ना, कहीं दूसरे स्टेट से गुड्स मंगा रहे हो आप, तो ऑक्ट्रॉय वगैरह। अब तो जीएसटी के कारण ये सब खत्म हो गया ऑक्ट्रॉय तो, फिर भी क्वेश्चन में यदि कभी ऑक्ट्रॉय दिया हो तो वो आपका इसमें आएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। कोल गैस एंड वाटर, सर यदि कोई जीएसटी गुड्स, वगैरह किस में आएगा सर? हाँ जी, जीएसटी? जीएसटी उसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जीएसटी तो सब इनडायरेक्ट टैक्स मिला के अब एक ही टैक्स कर दिया है, तो वो पीएल में आएगा। कोल गैस पावर, अब कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है तो फैक्ट्री में ये सब वेजेज है, कोल गैस वाटर है, कोल गैस पावर, वाटर एंड लाइटिंग, ये सब उसी में आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टोर्स कंज्यूम, कि भाई आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो तो मेन रॉ मटेरियल के अलावा और भी कोई छोटा मोटा मटेरियल कुछ उसमें प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो वो सब स्टोर्स की कैटेगरी में कहलाता है। तो स्टोर्स कंज्यूम, ज्यादातर ये जो खर्चे है ना, ये आपका वेजेज, ऑक्ट्रॉय, कोल गैस पावर, वाटर लाइट, स्टोर्स, ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें आता है, फैक्ट्री वगैरह के खर्चों में। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब जहाज का भाड़ा, जैसे आप कहीं बाहर से गुड्स मंगाए, गुड्स आपका जहाज में आया तो जहाज के भाड़ा को बोलते हैं डॉक चार्जेस, डीओसी के डॉक यानी जहाज। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, अब तो एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो गया है, सब जीएसटी में चले गया है, पहले प्रोडक्शन पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। तो आपको यदि कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ध्यान रखना है, कभी कभी पुराने क्वेश्चन भी दे देता है उसमें, छाप देता है, हमारे इसमें बीकॉम की किताबों में दिए हुए भी है, तो वो भी आपका यदि एक्साइज ड्यूटी दिया है तो इसी में आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन पे लगता है। अब तो खैर खत्म हो गया वो। कस्टम ड्यूटी दिया हो तो कस्टम ड्यूटी भी आएगा, इसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लिखा है ना अपने फॉर्मेट में, क्योंकि कस्टम ड्यूटी भी वही होता है जो बाहर से आप गुड्स खरीद कर लाते हैं, बाहर कंट्री से मंगाते हैं, तो कस्टम ड्यूटी है तो कस्टम ड्यूटी भी आएगा। उसके बाद रॉयल्टी, कई लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल, जैसे कोई माइंस वगैरह है वहां से कोई मटेरियल निकाल रहे हैं, कोल माइंस वगैरह या इस टाइप के, तो उस पर रॉयल्टी पे करना पड़ता है, उसका रेंट पे करना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट से लीज में लेते हैं या किसी और से, तो उसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो रॉयल्टी जो है एक टाइप से किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले में जो पे करते हैं अपन। उसके बाद वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री मैनेजर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे सब डायरेक्ट खर्चों में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन होते हैं, कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग या खरीद कर अपने गोडाउन तक या दुकान तक लाने तक के खर्चे, वो सब डायरेक्ट खर्चों में आ जाते हैं। तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो भी सब डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री कोई बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह जो लगता है, तो फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। यहाँ पर ये टैक्स एंड इंश्योरेंस मतलब फैक्ट्री रेंट टैक्स इंश्योरेंस मतलब फैक्ट्री की बिल्डिंग का लगता है ना टैक्स वगैरह, जो म्यूनिसिपलिटी को पे करते हैं, लोकल टैक्स वगैरह। आप लोग पढ़े हो ना हाउस प्रॉपर्टी में, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह, प्रॉपर्टी का उसका कोई इंश्योरेंस वगैरह,
तो ये सब फैक्ट्री रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस। फैक्ट्री में कोई सुपरवाइजर या फॉरमैन है, उसकी सैलरी, उसके अलावा और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हो, कोई भी और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है, तो वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो डेबिट में ये सब एक्सपेंसेस हो गए। आप लोग पढ़े हो ना कभी जर्नल के रूल वगैरह, डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़े हो ना आप लोग, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। भाई इंस्पेक्टर एग्जाम में पढ़े होंगे आप लोग। पढ़े हैं सर, लेकिन रिवीजन एक बार करना पड़ेगा उसका। ये मैं कब करोगे रिवीजन, मतलब कैसे करोगे रिवीजन? थोड़ा सा एक सर सुपरफिशियली ऐसे बता दीजिए, जैसे 2 बाई पढ़े तो मतलब क्रेडिट नहीं, कम्स डेबिट उसको आप गोज देख के ऐसे आओगे, करके। कल पूछूंगा मैं सर उसको, चार्ट दे नेट दीजिए वेट ना कहीं कुछ, से भी एक ढूंढ बार तो के बता दीजिए ना। कल तीनों के रूल पूछूंगा। नहीं, कुछ तो मेहनत आपको करना पड़ेगा ना। हाँ सर। हम्म, तो तीनों रूल कल आपको पूछूंगा मैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। डेबिट सर क्रेडिट के क्या रूल है? एक बार पढ़ा देते सर तो। नहीं नहीं नहीं, आपको देख के आना है। अच्छा। हाँ, आपको देख के आना। आप लोग पढ़ चुके हो तो जल्दी रिमाइंडर होगा। खुद मेहनत करो ना तो जल्दी भूलते नहीं है। तो टीचर बताएगा ना तो वापस रिविजन नहीं करोगे, फिर भूल जाओगे। इसलिए खुद का थोड़ा सा वो पिछला पढ़ा हुआ है ना, इसलिए आपको देख के आने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो उसको एक बार जरूर देखिएगा आप लोग, तीनों रूल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उसके बाद कुछ गलत सलत होगा तो फिर मैं रिवाइज करा दूंगा। तो इसके बाद क्रेडिट। क्रेडिट साइड में देखिए, इसमें सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। उसके अलावा ये दो तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। कब नहीं आता है वो भी बताएंगे आपको रीजन, जब अपन एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहता है तो वो भी बताएंगे आपको। तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ये दो कॉमन चीजें हो गई। इसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। बाई गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न कंडीशंस एट कॉस्ट प्राइस। ये क्या मतलब हुआ? गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न कंडीशन, इसी को गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल भी बोल सकते हैं। गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न कंडीशन मतलब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, कि हम अपने कस्टमर को इस कंडीशन पे माल दिया है कि भाई पसंद आएगा तो रखेगा, नहीं तो वापस कर देगा। उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न कंडीशन। जैसे 10,000 का गुड्स है, आपने कस्टमर को दिया 12,000 में कि भाई पसंद आएगा तो ठीक, नहीं तो वापस कर देना। तो यहाँ पर वो जो 10,000 का गुड जो आपने 12,000 में दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000। तो वो 10,000 कॉस्ट प्राइस आएगा यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में। जो भी गुड्स आपका, वो एक हिसाब से हमारा अभी तक सेल हुआ नहीं है, वो एक हिसाब से हमारा स्टॉक ही है जो हमारे कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। उसको स्टॉक विथ कस्टमर भी बोलते हैं। जब तक वो गुड्स को अप्रूव नहीं कर लेगा तब तक वो हमारे लिए सेल नहीं है। और यदि कभी गलती से बिजनेसमैन ने उसको सेल में जोड़ दिया है तो सेल से माइनस कर देते हैं उसको। ये सब एडजस्टमेंट में भी पढ़ोगे ना आप, एडजस्टमेंट में बताऊंगा मैं आपको इसी में ही। उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन इन चैरिटी। कोई गुड्स आग से जलकर नष्ट हो गया या फ्री सैंपल के रूप में बांट देते हैं ना गुड्स, फ्री सैंपल के रूप में, छोटे छोटे सैंपल के रूप में। कोई शैम्पू कंपनी है, उसने छोटे छोटे 1-1 रुपए के पाउच सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए एडवर्टीजमेंट के रूप में। तो वो सब जिसको बोलते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स गिवन इन चैरिटी, अब कोई मेडिसिन वाला है, उसने कोई गुड्स कोई मेडिसिन चैरिटी में दे दिया, तो इस टाइप से। तो ये जो अपन अभी पढ़े, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर,
डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गिवन इन चैरिटी, इनको इधर क्रेडिट में ना दिखा के इसको इधर डेबिट साइड परचेज से माइनस करके भी दिखा सकते हैं, और वैसे ज्यादातर माइनस करके ही दिखाते हैं। वापस बोल रहा हूं मैं, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा, चाहे आप इधर क्रेडिट में दिखाओ या क्रेडिट से हटाकर इधर डेबिट में परचेज से, जैसे परचेज रिटर्न माइनस किए ना वैसे ही इसको माइनस करके भी दिखा सकते हैं। तो परचेज रिटर्न से माइनस करो या फिर इधर क्रेडिट में दिखाओ, वही इफेक्ट होगा, सेम आंसर वही आएगा। लेकिन ज्यादातर इधर माइनस करते हैं, तो जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय इसको इधर माइनस करके दिखाएंगे परचेज में से, और आप कभी माइनस नहीं किए इधर भी दिखा दोगे तो भी सही है वो। उसके बाद दोनों तरफ का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, दोनों तरफ का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। यदि मान लो अब ये दो साइड है, देखो एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, मान लो क्रेडिट का अमाउंट बड़ा हो रहा है और डेबिट का अमाउंट छोटा है, दोनों तरफ का डिफरेंस तो होगा ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि दोनों तरफ टोटल सेम ही आएगा, प्राय सेम तो आएगा ही नहीं। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों तरफ की अमाउंट की डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है, वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? तो यदि क्रेडिट की अमाउंट, क्रेडिट साइड की अमाउंट जिधर अपन सेल्स और ये क्लोजिंग स्टॉक लिखे, यदि इधर की अमाउंट बड़ी है किससे? डेबिट वाली अमाउंट से। आप पहले रफली टोटल करोगे, आप रफली टोटल करोगे तब मान लो आपकी डेबिट की अमाउंट की टोटल हो रही है मान लो 1,56,000 और क्रेडिट साइड की अमाउंट की टोटल हो रही है मान लीजिए 1,96,000। क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा हो रही है, डेबिट की कम हो रही है, तो ये डिफरेंस कितना आया अपना? सौरभ जी कितना आया डिफरेंस? 40,000 का 40,000, 40,000 40,000। तो ये जो 40,000 जो डिफरेंस आया इसको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, क्या नाम से? तो उसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हम ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है? जब क्रेडिट की अमाउंट बड़ी हो, और ग्रॉस लॉस कब होगा? जब डेबिट की अमाउंट बड़ी हो क्रेडिट की छोटी हो। तो यहाँ क्रेडिट की है 196, डेबिट की अमाउंट है 156, तो डिफरेंस डेबिट में लिख देंगे। फॉर्मेट में आपने देखा होगा अभी, ये देखिए फॉर्मेट में, ये देखो ये नीचे लिखा है ना टू ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब कि दोनों तरफ का डिफरेंस अमाउंट, तो वो डिफरेंस कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो उस ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को आप डेबिट में लिख दोगे तो दोनों तरफ की आपकी टोटल क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ये टोटल देखो ये नीचे लिखा हुआ है ना टोटल, ये देखिए ये हाईलाइट करता हूं मैं, ये टोटल जो होता है ये दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा जब आप डिफरेंस की अमाउंट निकाल के लिख देंगे तब। और मान लो डेबिट की अमाउंट है 1,96,000 और क्रेडिट की अमाउंट है 156, तो फिर आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाई ग्रॉस लॉस। क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में बाई ग्रॉस लॉस। दोनों में से कोई एक चीज होगा, दोनों नहीं होगा। उसके बाद दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। अब ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चन हो तो आप पहले पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी यदि आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर अपन इसका भी एक एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें केवल हमको ट्रेडिंग अकाउंट बस बनाना है और कुछ नहीं। तो उससे क्या होगा, तुरंत का तुरंत आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी एक वो क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी डाला था, अभी शाम को ही डाला था,
वो यहाँ पे मैं क्वेश्चन शेयर भी कर रहा हूं, ये देखिए, ये आपको शेयर भी हो रहा होगा। सुनील जी हो रहा है शेयर जी सर। स्क्रीन क्वेश्चन वाला? जी सर, हो रहा है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ मिस्टर शाहिद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 या 2013 लिखा हुआ है, 2013, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पास द क्लोजिंग जर्नल एंट्री। ये क्लोजिंग जर्नल एंट्री क्या होता है? ये बीकॉम वालों का तो पूछता है, आप लोगों को भी बता दूंगा क्लोजिंग जर्नल एंट्री क्या होता है। उसके बाद स्टॉक अप्रैल 12, देखो मार्च 13 को अपने को ऊपर में लिखा है क्वेश्चन में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए मार्च 13 यानी क्लोजिंग डेट हो गया। तो ये अप्रैल 12 मतलब ओपनिंग डेट हो गया ईयर का। तो अप्रैल 12 को ये जो स्टॉक दिया है 25,000, ये कौन सा स्टॉक हुआ? ओपनिंग की क्लोजिंग? ओपनिंग हो गया सर। ओपनिंग इस साल स्टॉक के हो लिए गया। ओपनिंग स्टॉक, तो इस साल के लिए ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। अब परचेज चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों परचेज जोड़कर अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज कहाँ आता है? अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे फॉर्मेट में। डीआर तो में सर। ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट में आता है, परचेज भी डेबिट में आता है, और उसमें से ये माइनस हो जाता है परचेज रिटर्न, जो मैंने हाईलाइट किया है। परचेज रिटर्न उसमें से माइनस हो जाएगा। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, तो सेल्स की अमाउंट क्रेडिट में आती है, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और सेल्स में से माइनस हो जाता है सेल्स रिटर्न, जो अपन अभी फॉर्मेट में देखे भी थे। और ये भी पढ़े थे अपन, देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न, ये भी पढ़े थे अपन, सेल्स, गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न एट कॉस्ट, गुड्स गिवन अवे एज सैंपल। तो ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन इन चैरिटी और गुड्स गिवन अवे एज सैंपल और परचेज रिटर्न, ये चारों चीजें जो है परचेज रिटर्न से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा गुड्स उतना कम हो गया परचेज गुड्स, तो उसको डायरेक्ट परचेज से माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद वेजेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट में। ये सर कैरेज, माइनस भी कर सकते हैं और उधर भी लिख सकते हैं ना, हाँ, क्रेडिट दोनों में साइड से में। कोई एक चीज। वैसे जनरली माइनस करके दिखाते हैं, कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉयड वगैरह हो जाता है या परचेज रिटर्न है या चैरिटी में दे दिए तो। लेकिन क्रेडिट में भी दिखा दोगे तो वो गलत नहीं होता है, वो गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रॉफिट वही आएगा सेम। कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कोल गैस पावर, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में पढ़े अपन, ये भी पढ़े थे, स्टोर्स कंज्यूम्ड। और ये लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 इज ₹38,500। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। तो इसको बनवाऊं नहीं सर, या आप लोग खुद बना के लाओगे बोल रहे हो? बना के लाएंगे सर। नहीं, बाकी लोग भी जैसा बोले, खाली सर डेबिट बना क्रेडिट लिखना है बस। हाँ जी, बोलिए, ओम प्रकाश जी जी सर, कुछ बोल रहे थे। वो बना लेंगे सर, बना करके एक बार कर लेंगे। हाँ, श्वेता मैम, बनवाऊं कि बन जाएगा? सर बना लेंगे, बना के देखते हैं। ओके, यदि नहीं बनता है तो फिर कल बता दूंगा मैं। और हाँ यदि हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बन पाएगा तो बोलोगे तो बनवा भी सकता हूं मैं। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है और बनाना है तो बता दीजिएगा, तो बनवा दूंगा मैं। हाँ सर। तो ये क्या डेबिट में आएगा, क्या क्रेडिट में आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, और ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाला हुआ है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है,
ग्रुप में डाल दिया मैंने। ये जो आंसर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ये आंसर आना चाहिए आपका 1,11,200। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा था, क्लोजिंग एंट्री। जब हम लोग ये परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, जब बनाता है बिजनेसमैन साल भर, जब ये अकाउंट बनाता है, परचेज सेल्स या ये जो भी खर्चे ट्रेडिंग में लिखे ना अपन, वेजेस कैरेज इनवर्ड ये सब, तो साल भर जब बिजनेसमैन ये अकाउंट बनाता है तो ये जितने भी एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं उन सबको ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर क्लोज करता है। क्योंकि ये सब आप लोग लेजर में पढ़े होंगे। अब लेजर और वो सब अपन तो अभी पढ़ेंगे तो फिर अपना बहुत लंबा चौड़ा मतलब वो चले जाएगा, उतना समय भी नहीं है अपने पास करने के लिए। तो लेजर वगैरह जब क्लोज करते हैं तो लेजर में जो गुड्स वाले अकाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सबको ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते थे। तो उसकी एंट्री ऐसा होती थी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जितने भी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देखे थे ना आप लोग थोड़ी देर पहले, क्या क्या था, परचेज, और जितने भी एक्सपेंसेस है, वेजेज या जो भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे वो सब नाम आ जाएगा। वेजेज है या और भी कोई एक्सपेंसेस है तो वो सब क्रेडिट में आ जाएगा। तो जितना क्रेडिट होगा उसका टोटल करके ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे। तो वो तो एंट्री आपको नहीं समझ में आएगी, तो आप केवल बस उतना बना के लाना, क्लोजिंग एंट्री मैं समझा दूंगा उसके बेस पे आपको। जब आप उसको बना के लाओगे उसके बाद क्लोजिंग एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसको मैं समझा भी दूंगा, क्लोजिंग एंट्री को बनवा भी दूंगा मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट अ ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अपन अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बेसिक वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल वाला है, बेसिक बेसिक स्टार्टिंग के। तो ये एकदम आपके स्टार्टिंग की प्रैक्टिस के लिए इजी है। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा अनिल जी ट्रेडिंग अकाउंट में? जी सर, क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में, डेबिट में। हाँ, क्योंकि डेबिट में सबसे पहले अपन ओपनिंग स्टॉक ही लिखे हैं। जी सर। हाँ जी। उसके बाद है कैश परचेज क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज देवेंद्र जी, इन दोनों को कहाँ लिखेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट में? डेबिट में सर। डेबिट साइड में। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या है, इससे अच्छा लग रहा प्रैक्टिस है। भी हो जाएगा। उसको और तो केवल परचेज लिख करके कर देना सर, उसमें अलग अलग नहीं लिखेंगे नहीं, अपन पूरा केवल परचेज परचेज। करके अंदर में ऐड करके और बाहर में अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। टू इस टाइप से कि जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू परचेज, उसमें से ब्रैकेट। कैश परचेज अच्छा, कितना है, कैश परचेज 2,08,000 और क्रेडिट परचेज वो है 4 लाख। ये अंदर कॉलम में लिख रहे हैं अपन, उसके बाद बाहर कॉलम में आएगा। ये दोनों का टोटल हो गया 6,08,000। फिर उसमें जो भी परचेज रिटर्न है वो माइनस हो जाएगा, माइनस परचेज रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न जो भी अमाउंट है वो माइनस हो जाएगी। वैसे ही कोई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो वो भी लिख देंगे माइनस करके। कोई फ्री सैंपल है तो वो भी लिख देंगे माइनस करके। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसको डायरेक्ट बाहर कॉलम में लिख देंगे। जैसे इसमें परचेज रिटर्न दिया हुआ है 8,000, 8,000 रुपए, 8,000, तो ये माइनस 8,000। तो इसको माइनस करने के बाद अमाउंट कितनी आ जाएगी बाहर में?
6 लाख। तो ये जो 6 लाख जो अपन लिखे ये बाहर मेन आपका अमाउंट वाला कॉलम है, और ये अंदर में अपना प्लस माइनस करके फिर उसको डायरेक्ट बाहर लिख दिए परचेज की अमाउंट को इस टाइप से। वैसे ही सेल्स में भी कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न माइनस, जैसे हमने परचेज रिटर्न माइनस किया वैसे ही कोई गुड्स डिस्ट्रॉयड है तो